कैंसर का इलाज, ये शब्द सुनते ही मन में एक डर सा बैठ जाता है। लगता है जैसे ये कोई एक सीधी अंधेरी सुरंग है। लेकिन शायद सबसे पहली और ज़रूरी बात ये समझनी है कि ये कोई एक रास्ता है ही नहीं। ये हर मरीज के लिए एक अलग, खास तौर पर बनाया गया सफ़र है। आज की हमारी बातचीत का आधार है मॉडर्न पाथवेज टू कैंसर ट्रीटमेंट, डॉक्टर अतुल्स एसेंशियल गाइड। इस गाइड की मदद से आज हम इलाज के इस सफ़र को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब उस दौर से जब हमारे पास सिर्फ एक सीधा हथियार था, यानी सर्जरी, से लेकर आज के दौर तक जहां हम शरीर की अपनी ताकत को ही कैंसर से लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। मेरा सबसे पहला और शायद सबसे ज़रूरी सवाल यही है कि जब हम ये शब्द सुनते हैं पर्सनलाइज्ड इलाज, मतलब व्यक्तिगत इलाज, तो इसका असल में मतलब क्या है? ऐसा क्या है जो एक मरीज के इलाज को दूसरे से बिल्कुल अलग बना देता है? हम्म ये सवाल ही आप कह सकते हैं कि आज की पूरी बातचीत की नींव है। पर्सनलाइज्ड शब्द ही असल में आधुनिक कैंसर उपचार का सार है। मोटे तौर पर इलाज की पूरी रणनीति 3 बड़ी चीजों पर टिकी होती है। सबसे पहले है कैंसर का प्रकार। कैंसर टाइप। हाँ, ये सुनने में बहुत सामान्य लगता है, पर फेफड़ों का कैंसर त्वचा के कैंसर से उतना ही अलग है जितना एक पेड़ एक जानवर से। हम्म। उनकी कोशिकाएं अलग हैं, उनका बढ़ने का तरीका अलग है, उनकी कमजोरियां अलग हैं, तो जाहिर है उनका इलाज भी बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, तो ये पहली चीज हो गई। और दूसरी? दूसरी सबसे जरूरी चीज है स्टेज। स्टेज। आसान भाषा में कहें तो स्टेज हमें बताता है कि कैंसर शरीर में कितना फैल चुका है। मतलब वो कहाँ तक पहुंच गया है? हाँ, क्या वो बस अपनी जगह पर बैठा है जिसे हम लोकलाइज्ड कहते हैं, या फिर उसने शरीर के दूसरे हिस्सों में अपने पैर पसार लिए हैं। यह एक फैसले का सबसे बड़ा मोड़ होता है, क्योंकि यहीं से तय होता है कि हमारा लक्ष्य कैंसर को जड़ से उखाड़ना है या उसे काबू में रखना है। ठीक है, तो कैंसर का प्रकार और उसका स्टेज, ये तो हुई बीमारी की बात। लेकिन जिस इंसान को ये बीमारी हुई है, क्या उसका भी कोई रोल है? मतलब मरीज की अपनी सेहत कितनी मायने रखती है? बहुत ज्यादा। यही वो तीसरा और सबसे अहम मानवीय पहलू है। देखिए, कैंसर का इलाज एक लड़ाई की तरह है, और लड़ाई के लिए सैनिक का मजबूत होना जरूरी है ना। सही बात है। इलाज असरदार होने के साथ साथ शरीर पर काफी जोर डालता है। इसलिए हम हमेशा देखते हैं कि मरीज का शरीर उसे सहने के लिए कितना तैयार है। उनकी उम्र क्या है, क्या उन्हें पहले से कोई और बीमारी है, जैसे दिल की या किडनी की समस्या। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही इलाज की तीव्रता तय की जाती है। मतलब ये सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि बीमार का भी इलाज है। स्रोत में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है कि डॉक्टर अक्सर एक से ज्यादा इलाज एक साथ इस्तेमाल करते हैं। तो ये या वो वाला मामला नहीं है? बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया। इसे एक मिक्स एंड मैच अप्रोच कह सकते हैं। मेडिकल भाषा में हम इसे मल्टी मोडालिटी अप्रोच कहते हैं। मल्टी मोडालिटी। हाँ, इसकी तुलना आप एक घर बनाने से कर सकते हैं। आप सिर्फ ईंटों से या सिर्फ सीमेंट से पूरा घर नहीं बना सकते। उसी तरह इलाज में भी अलग अलग तरीके मिलकर काम करते हैं। हो सकता है कि पहले नींव डालने के लिए सर्जरी की जाए, फिर ढांचा मजबूत करने के लिए रेडिएशन थेरेपी हो, और फिर फिनिशिंग टच के लिए सिस्टमिक थेरेपी यानी दवाइयों का इस्तेमाल हो। ये सब मिलकर काम करते हैं। तो चलिए इन अलग अलग औजारों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पुराने और शायद सबसे सीधे हथियार की, सर्जरी। गाइड के हिसाब से इसका लक्ष्य साफ है, कैंसर को शरीर से काट कर निकाल दो। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना आसान है? लक्ष्य सीधा है, पर प्रक्रिया बहुत कुशल और सटीक होती है। सर्जरी सबसे ज्यादा कारगर तब होती है जब कैंसर लोकलाइज्ड हो, यानी एक ही जगह पर सीमित हो। बिल्कुल। अगर कैंसर को इस शुरुआती दौर में ही पकड़ लिया जाए तो सर्जरी के जरिए उस ट्यूमर को पूरी तरह से निकालना संभव हो सकता है। तो क्या ये वैसा ही है जैसे किसी गमले में उगी जंगली घास को जड़ से उखाड़ फेंकना? अगर वो एक ही गमले में है तो आसान है, लेकिन अगर उसकी जड़ें पूरे बगीचे में फैल गई हों तो सिर्फ उखाड़ने से काम नहीं चलेगा। क्या बात है, बिल्कुल सही उपमा है। जब तक जड़ें एक ही गमले में हैं, आप उसे निकाल सकते हैं। इसीलिए सर्जन सिर्फ ट्यूमर ही नहीं निकालते, बल्कि उसके आसपास का थोड़ा सा स्वस्थ टिश्यू भी निकालते हैं, जिसे मार्जिन कहते हैं। अच्छा, ताकि कोई भी अदृश्य जड़ पीछे न रह जाए। एग्जैक्टली, ये सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन अगर जड़ें फैल चुकी हैं तो हमें दूसरे तरीकों की जरूरत पड़ती है। और शायद यहीं पर दूसरे तरीकों की भूमिका आती है।
तो सर्जरी तब काम आती है जब कैंसर एक ही जगह पर हो। लेकिन तब क्या, जब वो इतना आसान निशाना ना हो। यहीं पर शायद रेडिएशन थेरेपी की भूमिका आती है, जो सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। हाई एनर्जी बीम से कैंसर को मारना। हाँ हाँ हाँ, सुनने में ये वैसा ही लगता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत ठोस है। आप इसकी तुलना एक बहुत ही शक्तिशाली और सटीक लेजर टॉर्च से कर सकती हैं। जैसे आप अंधेरे में किसी एक खास चीज पर टॉर्च की रोशनी डालते हैं, उसी तरह रेडिएशन थेरेपी में हाई एनर्जी बीम को सीधे ट्यूमर पर लक्षित किया जाता है। इसका मकसद होता है कैंसर कोशिकाओं के डीएनए को इतना नुकसान पहुंचाना कि वो बढ़ ना सके और खत्म हो जाएं। पर रेडिएशन शब्द ही अपने आप में बहुत डरावना है। लोगों के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या इससे मरीज खुद रेडियो एक्टिव हो जाता है? और ये एक बहुत बड़ा मिथक भी है, जिसे दूर करना बेहद जरूरी है। बाहरी रेडिएशन थेरेपी से मरीज बिल्कुल भी रेडियो एक्टिव नहीं होता। अच्छा। नहीं, जैसे ही मशीन बंद होती है, रेडिएशन खत्म हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे लाइट बंद करने के बाद कमरे में रोशनी नहीं रहती। आज की तकनीक इतनी उन्नत है कि हम इस बीम को लगभग मिलीमीटर की सटीकता के साथ ट्यूमर पर केंद्रित कर सकते हैं, जिससे आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं को कम से कम नुकसान पहुंचता है। ये बहुत जरूरी बात है। मुझे लगा था कि रेडिएशन का काम सिर्फ कैंसर को मारना है, लेकिन गाइड कहती है कि इसे लक्षणों से राहत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये बात मुझे थोड़ी उलझन में डाल रही है। मतलब आप सिर्फ दर्द कम करने के लिए रेडिएशन दे रहे हैं, कैंसर को ठीक करने के लिए नहीं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और ये रेडिएशन के एक बहुत ही मानवीय पहलू को उजागर करता है। कई बार जब कैंसर एडवांस्ड स्टेज में होता है और उसे पूरी तरह खत्म करना मुश्किल होता है, तब हमारा लक्ष्य बदल जाता है। लक्ष्य बदल जाता? हाँ, तब लक्ष्य मरीज के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना होता है। मान लीजिए कोई ट्यूमर रीढ़ की हड्डी की नस पर दबाव डालकर बहुत तेज दर्द कर रहा है। ऐसे में रेडिएशन का इस्तेमाल उस ट्यूमर के आकार को छोटा करने के लिए किया जाता है। इससे शायद कैंसर ठीक ना हो, लेकिन मरीज को उस असहनीय दर्द से राहत मिल जाती है। इसे पैलिएटिव रेडिएशन कहते हैं। और इसका दूसरा उपयोग सर्जरी के बाद? हाँ, उसे एडजुवेंट रेडिएशन कहते हैं। ये एक तरह का सेफ्टी चेक या कह लीजिए इंश्योरेंस पॉलिसी है। इंश्योरेंस पॉलिसी। सर्जरी के बाद भले ही सर्जन को लगे कि उन्होंने पूरा ट्यूमर निकाल दिया है, फिर भी एक आशंका रहती है कि शायद कुछ बहुत ही सूक्ष्म न दिखने वाली कैंसर कोशिकाएं उस जगह पर रह गई हों। तो सर्जरी के बाद उस हिस्से में रेडिएशन दिया जाता है, ताकि अगर कोई इक्का दुक्का कोशिका बची भी हो तो वो भी खत्म हो जाए। किसी एक खास हिस्से पर हमला करते हैं। लेकिन तब क्या, जब दुश्मन एक जगह पर ना हो बल्कि पूरे शरीर में फैल गया हो? मुझे लगता है यहीं पर सिस्टमिक थेरेपी यानी दवाइयों की भूमिका आती है। गाइड में 3 बड़े नाम हैं: कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। ये तीनों नाम हम अक्सर सुनते हैं, पर इनमें फर्क क्या है? ये सिस्टमिक थेरेपी का वो क्षेत्र है जहां पिछले 1-2 दशक में सबसे बड़ी क्रांति आई है। इन तीनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कैंसर से लड़ने के 3 बिल्कुल अलग-अलग दर्शन हैं। चलिए, सबसे पुराने और सबसे जाने पहचाने तरीके से शुरू करते हैं, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का सिद्धांत बहुत सीधा है। ये उन सभी कोशिकाओं पर हमला करती है जो तेजी से विभाजित हो रही होती हैं। 1 मिनट यहीं पर मैं रोकना चाहूंगा। अगर ये हर तेजी से बढ़ने वाली कोशिका पर हमला करती है, तो हमारे शरीर में तो और भी सामान्य कोशिकाएं हैं जो तेजी से बढ़ती हैं, जैसे हमारे बालों की जड़ें। तो क्या कीमो इन पर भी हमला करती है? शायद इसीलिए इसके इतने साइड इफेक्ट्स होते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही कीमोथेरेपी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी है। ये एक तरह की कार्पेट बॉम्बिंग है। ये दुश्मन को तो मारती है, लेकिन उस प्रक्रिया में कुछ निर्दोष नागरिक भी चपेट में आ जाते हैं। हमारे बालों की जड़ों की कोशिकाएं, मुंह और पेट की अंदरूनी परत की कोशिकाएं, ये सब भी तेजी से विभाजित होती हैं। इसीलिए कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स जैसे बालों का झड़ना, मुंह में छाले होना या उल्टी आना देखने को मिलते हैं। तो अगर कीमोथेरेपी कार्पेट बॉम्बिंग है, तो क्या हमारे पास कोई सर्जिकल स्ट्राइक जैसा विकल्प भी है? शायद यहीं पर टारगेटेड थेरेपी आती है। बिल्कुल। टारगेटेड थेरेपी इलाज में एक बहुत बड़ा बदलाव था। वैज्ञानिकों ने पाया कि कैंसर कोशिकाएं अंधी होकर तेजी से नहीं बढ़ती। उनके अंदर अक्सर कोई खास जेनेटिक गड़बड़ी या म्यूटेशन होता है जो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करता है। अच्छा।
टारगेटेड थेरेपी की दवाइयां सीधे उसी गड़बड़ी को निशाना बनाती हैं। यह उस चाबी की तरह है जो सिर्फ कैंसर सेल में लगे खास ताले को ही खोलती है और स्वस्थ कोशिकाओं को ज्यादा परेशान नहीं करती है। इस वजह से इसके साइड इफेक्ट्स पारंपरिक कीमोथेरेपी की तुलना में अक्सर कम और बहुत अलग होते हैं। और फिर आता है तीसरा नाम, इम्यूनोथेरेपी। ये तो आजकल हर जगह चर्चा में है। सुनने में ये किसी जादू की तरह लगता है कि अपने ही शरीर की ताकत से कैंसर को हरा दो। पर यह काम कैसे करता है? क्या ये सिर्फ हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने जैसा है? ये सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने से कहीं ज्यादा गहरा और क्रांतिकारी है। इम्यूनोथेरेपी सीधे कैंसर पर हमला नहीं करती। देखिए, हमारा इम्यून सिस्टम यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता रोजाना हमारे शरीर में बनने वाली खराब कोशिकाओं को पहचानकर खत्म करती रहती है। लेकिन कैंसर कोशिकाएं बहुत चालाक होती हैं। चालाक कैसे? वो अपने ऊपर एक तरह का पहचान पत्र या कैमोफ्लाज ओढ़ लेती हैं, जिससे हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है कि ये तो अपनी ही कोशिकाएं हैं। उन्होंने हमारे इम्यून सिस्टम पर एक तरह का ब्रेक लगा दिया होता है। तो इम्यूनोथेरेपी क्या करती है? उस ब्रेक को हटा देती है? एग्जैक्टली। इम्यूनोथेरेपी की दवाइयां बस उस ब्रेक को हटा देती हैं। वो इम्यून सिस्टम को जाकर बताती हैं कि जिस कोशिका को तुम दोस्त समझ रहे हो वो दुश्मन है, अब अपना काम करो। और जैसे ही ये ब्रेक हटता है, हमारा अपना इम्यून सिस्टम अपनी पूरी ताकत से कैंसर कोशिकाओं को पहचानकर उन पर हमला करना शुरू कर देता है। ये तो अद्भुत है। मतलब हम एक खुरदुरे औजार सर्जरी से शुरू होकर एक बेहद परिष्कृत रणनीति तक पहुंच गए हैं। इस बिंदु पर मैं स्रोत की एक अहम बात दोहराना चाहूंगा। हर मरीज को इन सभी इलाजों की जरूरत नहीं होती। हाँ, और यहीं पर पर्सनलाइज्ड इलाज का असली मतलब सामने आता है। अब हम सिर्फ ये नहीं देखते कि कैंसर फेफड़े का है या पेट का। हम ट्यूमर की बायोप्सी करके उसका पूरा जेनेटिक फिंगरप्रिंट निकालते हैं। हम देखते हैं कि उसमें कौन सी खास जेनेटिक गड़बड़ी है जिसके लिए टारगेटेड थेरेपी काम करेगी, या क्या वो ऐसा पहचान पत्र इस्तेमाल कर रहा है जिसे इम्यूनोथेरेपी हटा सकती है। इसी फिंगरप्रिंट के आधार पर तय होता है कि किस मरीज के लिए कौन सा हथियार सबसे कारगर होगा। तो हमने इलाज के अलग अलग तरीकों को समझा, लेकिन इन सबको एक साथ लाता कौन है? मतलब इतने सारे विशेषज्ञ हैं, सर्जन, रेडिएशन डॉक्टर, दवाइयों के डॉक्टर, तो इनमें से बॉस कौन होता है? ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि इलाज की सफलता इसी टीम वर्क पर निर्भर करती है। इसमें कोई एक बॉस नहीं होता। इसकी बजाय एक टीम होती है जिसे अक्सर ट्यूमर बोर्ड कहा जाता है। ट्यूमर बोर्ड? हाँ, हर हफ्ते एक मरीज की फाइल लेकर ये सभी विशेषज्ञ एक साथ बैठते हैं। सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट जो स्कैन पढ़ते हैं, पैथोलॉजिस्ट जो बायोप्सी की रिपोर्ट देते हैं, सब मिलकर उस केस पर चर्चा करते हैं और फिर वे सब मिलकर एक साझा रणनीति बनाते हैं। ये साझा प्रयास ही बेहतरीन नतीजों की बुनियाद है। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत से जो एक निचोड़ निकला है वो ये है कि कैंसर का इलाज अब कोई एक डरावनी अनिश्चित चीज नहीं है। ये एक सोची समझी व्यक्तिगत और रणनीतिक योजना है। और जो सबसे बड़ी बात मुझे समझ में आई वो ये है कि कैंसर के इलाज की लड़ाई अब सिर्फ दुश्मन को कैसे मारें पर केंद्रित नहीं है, बल्कि अपने शरीर को कैसे बचाएं और मजबूत करें पर भी उतनी ही केंद्रित है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। आज का लक्ष्य सिर्फ कैंसर को खत्म करना नहीं है, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद भी मरीज के जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखना है। बेहतर तकनीक से सर्जरी और रेडिएशन ज्यादा सटीक और कम हानिकारक हो गए हैं, और टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जैसी दवाइयों ने हमें ऐसे विकल्प दिए हैं जो असरदार होने के साथ साथ मरीज के शरीर के लिए ज्यादा सहनीय है। ध्यान अब सिर्फ सर्वाइवल पर नहीं, बल्कि क्वालिटी ऑफ सर्वाइवल पर है। तो आज की इस गहन चर्चा का सार ये है कि कैंसर का उपचार अब एक व्यक्तिगत और रणनीतिक प्रक्रिया बन चुका है। डरने की बजाय ये समझना जरूरी है कि आधुनिक चिकित्सा के पास पहले से कई ज्यादा और बेहतर उपकरण हैं। बिल्कुल। और मैं श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न के साथ इस बातचीत का समापन करना चाहूंगी। आज हमने चर्चा की कि कैसे इलाज कैंसर की बायोलॉजी और जेनेटिक्स के आधार पर व्यक्तिगत होता जा रहा है, लेकिन यह भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आने वाले समय में इलाज को मरीज की जीवन शैली,
उसके खान-पान, उसके माहौल, यहाँ तक कि उसकी मानसिक दृढ़ता के आधार पर कैसे और व्यक्तिगत बनाया जा सकता है। देखभाल के भविष्य में जीव विज्ञान से परे इन अन्य कारकों की क्या भूमिका होगी?